जय श्री राम दोस्तों। आज हमारे सीडीपी की जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, इसका फिफ्थ पार्ट है। और आज हम अपना फिफ्थ पार्ट करेंगे, इसके अंदर भी 15 क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे हमारे। और हम फैक्ट क्वेश्चन के साथ उसकी थोड़ा कंसेप्ट को समझते हुए कैसे हमें सॉल्व करना है, इन सब को चर्चा करते हुए हम अपना सेशन आगे करते हैं। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बेल के बटन को आप टच करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके यूट्यूब स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मेरा चैनल आ गया ये, तो उसके नीचे क्या है, इस बेल बटन को आप क्या करें, पुश करें। ठीक है, ताकि इसको जैसे ही आप टच करेंगे तो क्या है, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ठीक है, इसके आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि, और मुझे विश्वास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो हम आगे अपना सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। तो सेशन आगे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो देखें आप, इस क्वेश्चन के लिए बेसिकली क्या है, 10 सेकंड इनफ है। कितना? 10 सेकंड क्या है, इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, आप देखिए, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी में देखो, भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अब क्या है, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड मतलब संवेदनशील वाली बात हो रही है, तो जो भाषा को अर्जित करने में लगेगा तो क्या होगा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखा है प्री नेटल पीरियड। अब प्री नेटल पीरियड क्या रहेगा? जन्म से पहले की अवधि, तो बात नहीं बन रही है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं रहेगा, पहला ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर देखो अर्ली चाइल्डहुड, चलो देखते हैं और आगे मिडिल चाइल्डहुड। अब मिडिल चाइल्डहुड का आप ऐसे समझिए मिडिल चाइल्डहुड को कि जो उसका टाइम पीरियड है वो कब का है? वो है इसका टाइम पीरियड 14 से, ये मिडिल पीरियड आ गया, तो मिडिल पीरियड मान के चलो आप अप्रॉक्स 15-16 साल तक के लिए, तो मिडिल पीरियड में नहीं बात बनेगी। एडोलसेंस आपका 19 साल तक, इसमें भी बात नहीं बनेगी। तो अर्ली चाइल्डहुड का करेक्ट आंसर है सेकंड वन, क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो सेकंड है इसका करेक्ट आंसर है। तो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज अर्ली चाइल्डहुड, क्या रहेगा? अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन के लिए ठीक है 20 सेकंड इनफ है, 1 मिनट। इस क्वेश्चन के लिए कितना है? 20 सेकंड इनफ है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए कितना है? 20 सेकंड इनफ है। ठीक है, ये लॉरेंस खोलवर्क की बात करिए, किसकी करिए? लॉरेंस खोलवर्क की बात करिए। क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी रीड करते जाएं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करें, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज बाय लॉरेंस खोलवर्क? ठीक है, तो जो लॉरेंस खोलवर्क है, तो लॉरेंस खोलवर्क के बारे में उन्होंने कहा है कि आपको ये बताना है कौन सा स्टेज मोरल डेवलपमेंट का खोलवर्क ने कहा है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, लेटेंसी स्टेज। पहला क्या है? प्रस्तुति अवस्था। तो भाई जो ये प्रस्तुति अवस्था है, ये किसने कहा है? ये सिगमंड बात करते हैं। कौन बात करते हैं? सिगमंड। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, कौन बात कर रहे हैं? सिगमंड बात करते हैं। तो पहला तो होगा नहीं हमारा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। अगर हम इसकी बात करें थर्ड वन की, तो जो ये थर्ड वाला है हमारा, ये प्याजे बात करते हैं इसकी। कौन बात करते हैं? इसकी प्याजे बात करते हैं, तो हमारा थर्ड भी नहीं होगा। फोर्थ अगर हम देखें, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी स्टेज, ये जो बात करते हैं अधोम बनाम अधीनता अवस्था, जो फोर्थ वाला है, ये कौन करते हैं? ये इरिक्सन बात करते हैं। कौन करते हैं? इरिक्सन। कौन बात करते हैं? इरिक्सन बात करते हैं। तो हमारा करेक्ट वन कौन सा रहेगा? सेकंड ऑप्शन। क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। सामाजिक अनुबंधन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? सेकंड वन है। कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और इंग्लिश में क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन के लिए भी 20 सेकंड इनफ है।
इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड। और आप लोग रीड करें, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करें, और साथ में मैं भी रीड कर रहा हूँ ताकि आपको क्या है, आपको खुद हैबिट बनेगी और मेरे रीड करने से क्या आपको समझ में आएगा कि हाँ मतलब इस क्वेश्चन में आखिर कहा क्या गया है। इसमें कहा है ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन टीचर्स ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज़ देन गर्ल। इसमें क्या एक तरफा बात करी है कि जो टीचर है ज़्यादा किस पे बॉयज़ की ओर ध्यान दे रहा है एज़ कम्पेयर टू गर्ल। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जैसे हिंदी में क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण है? तो इसमें देखो पक्षपाती बात आ रही है, ऑब्वियसली बात है। तो इसमें क्या है, जेंडर बेस, डायरेक्ट पता लग रहा है हमें क्या है इसका ऑप्शन, जेंडर बेस। तो जेंडर आइडेंटिटी होगा नहीं, उसमें बात नहीं बनेगी। जेंडर रेलिवेंस होगा नहीं, और जेंडर ये क्या है, कॉन्स्टेंसी, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1। थर्ड का आंसर क्या है, 1। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। इस क्वेश्चन के लिए भी 20 सेकेंड इनफ है। स्पीड बढ़ाएं और अपनी, और रीड करने की, जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करेंगे तो आपको क्या है उतनी हैबिट बढ़ती जाएगी, और एग्ज़ाम में क्या है जल्दी ही एग्ज़ाम अपना आप जल्दी टाइमली कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। ठीक है, इसमें ऐसा कौन सा रोल है, मतलब क्या हम करें जिसके कारण, क्या अफेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाएं जिसके कारण क्या करेंगे हम, जो रिड्यूस कर सकते हैं चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी। ठीक है, तो जैसे हिंदी में तो क्या बोला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला क्या है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बेस, क्या हम डिस्कशन करें उसके ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट देखें आप क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल। अब एम्फेसाइज उस पर प्रेशर डाल रहे हो आप कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, तो बात नहीं बन रही है। उसमें ये कह रहा है कि हमें कम करना है, इसमें एक वर्ड यूज़ किया है रिड्यूस, क्या करना है, रिड्यूस। यहाँ पे देखो कम लिखा हुआ है, एक वर्ड यूज़ किया है, तो हमें कम करना पड़ेगा, तो बात नहीं बनेगी। जेंडर सेग्रीगेटेड प्लेग्राउंड, अब उसको क्या अलग कर देंगे, पृथक, मतलब अलग कर रहे हैं क्या, आप उसे अलग नहीं कर सकते, बच्चे लड़के लड़कियों को दोनों को अलग करेंगे तो उससे वही बात आ रही है कि जेंडर को आप बढ़ावा दे रहे हैं, जेंडर वाइज को, है ना, जेंडर रोल को क्या बढ़ावा दे रहे हैं कि लड़कियां अलग हैं लड़के अलग हैं, तो बात नहीं बन रही है। फिर इसमें देखो सीटिंग अरेंजमेंट भी वही बात कर दी है कि जो जैसे जो क्लास है उसके अंदर लड़के लड़कियां दोनों बैठे हुए हैं, दोनों बच्चे बैठे हैं, छात्र छात्राएं, तो क्या आप दोनों को मतलब क्या एक अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट कर देंगे, तो बात नहीं बनेगी। तो इससे जेंडर जो रोल होगा कन्फर्मिटी कैसे कम हो सकता है, जो चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कैसे कम हो सकता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डिस्कशन करके, डिस्कशन अबाउट जेंडर बेस, क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट वन आंसर क्या है, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन क्या है इसका करेक्ट आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखें, ये क्या है, वैसे 20 सेकंड मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे, फिर भी मैं 20 सेकंड कह रहा हूँ, आप लोग रीड करें क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या है ये, फैक्ट क्वेश्चन है, क्या है, फैक्चुअल है। अब देखो इसमें क्या कहा है ये समझते हैं। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंटेंट। किसका क्या है, सोशल एंड कल्चरल। सोशल एंड कल्चरल कंटेंट की बात कौन करता है, कौन सा साइंटिस्ट करता है? तो सोशल कल्चरल क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विषय के बारे में कौन ज़्यादा महत्व देता है? तो वॉटसन बात नहीं करते हैं, जीन पियाजे भी बात नहीं करते हैं, कल्चरल की बात नहीं करते हैं, जीन पियाजे थर्ड वर्ड नहीं होगा। लॉरेंस खोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये भी बात नहीं बनेगी। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, लेव वाइगॉट इसका है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लेव वाइगॉट इसका है, लेव वाइगॉट का क्या है, सेकंड वन इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड इनफ है, कितना, 20 सेकंड, 20 सेकंड इनफ इस क्वेश्चन के लिए। देखें आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ वन, वाइल वर्किंग ऑन जिक्सॉ पजल 5 year old नामजा सेज टू हरसेल्फ, वो अपने आप से कह रही है, वेयर इज़ द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, डार्क वन डैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू, दिस काइंड ऑफ टॉक इज़ रिफर्ड बाय द वाइगॉट स्काई। ठीक है, तो ये एक एक्चुअल में क्या, ये भी फैक्ट क्वेश्चन ही है कि आपका ये फैक्ट क्वेश्चन है। कैसे फैक्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये जो टॉक कहा है
ये वाइगॉट स्काई के हिसाब से किसको रिफ़र कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देखें, इसमें लिखो जिगसॉ पहेली को करते समय 5 साल की नवजात स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉट्स्काई किस तरह से संबोधित करते हैं। तो ये देखो, याद रखना ये कौन सा है, फैक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो तुरंत आप आंसर दे सकते हो। तो पहले हम बाकी ऑप्शंस पे भी चलते हैं थोड़ा। जैसे ईगोसेंट्रिक स्पीच की अगर हम बात करें, क्या है ईगोसेंट्रिक, अंदरी, तो ये क्या है, अंदर से बात और बात नहीं बनेगी, ठीक है। और वैसे जो ईगोसेंट्रिक दिया ना, ये प्याजे के रिस्पेक्ट में बात है, क्या है, प्याजे के रिस्पेक्ट में। अगर ये स्पीच, ठीक है ना, अगर स्पीच नहीं होता तो अगर, क्योंकि जो सेंट्रिमिज्म है या सेंट्रिक है, वो क्या है, प्याजे बात करते हैं इसके, ठीक है। स्कैफोल्डिंग कब है, जब क्लू की बात आती है तब स्कैफोल्डिंग का यूज़ करते हैं, तो ये बात नहीं होगी, ये भी नहीं बनेगा। टॉक अलाउड, ये भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस के रिस्पेक्ट में बात होगी। और प्राइवेट स्पीच, तो वाइगॉट्स्काई ने किसके रिस्पेक्ट में बात करी है, वाइगॉट्स्काई की, किसकी, प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता। तो प्राइवेट स्पीच किसने बोला है, वाइगॉट्स्काई ने कहा है। और वाइगॉट्स्काई कल्चरल से किससे कल्चर से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन, ये भी देखो, ये भी फैक्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। इसके लिए 10 सेकंड इनफ है। देखो इसमें क्या बोला, क्लू की बात करिए, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, ये देखो आप यहाँ पे, इसका फोल्डिंग क्या है, क्लू की बात करता है। तो देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा आगे। तो क्लू क्या है, स्कैफोल्डिंग बात करता है, कौन करता है, स्कैफोल्डिंग बात करता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग होगा नहीं, तो आपका क्या है, फोर्थ वन आंसर होगा, जो ढांचा है स्कैफोल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फोर्थ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन देखें आप, पहले इंग्लिश में देख रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जो पियाजे ने 4 स्टेज दिया है, कितना दिया है, 4 स्टेज, तो थर्ड वन है, कौन सा है, ये थर्ड वन है, थर्ड स्टेज की बात है ये, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। और इसमें देखो, इसमें कौन सी स्टेज की बात करी है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की बात करी गई है। तो किसमें है, हाइपोथेटिकल डिडक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो ये क्या फोर्थ है, कौन सा है, फोर्थ स्टेज की बात होती है। तो ये होगा नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल की बात होगी, ठीक है ना। तो ये होगा नहीं हमारा। तो ये क्या है, परिकल्पित निगमन आत्मक तर्क, तो ये नहीं बनेगा, ठीक। फिर हम क्या देखेंगे, और देखो डिवार्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, तो ये क्या है, सेकंड ऑप्शन की, ये क्या है, जो पहला सेंसरी है, फिर क्या है, पहला स्टेज जो पियाजे का है वो सेंसरी स्टेज है, सेकंड वन क्या है, प्री ऑपरेशनल है। तो ये क्या है, सेंसरी में आएगा, तो ये भी नहीं होगा, कौन सा हमारा, थर्ड वन भी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में बोला है मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो ये सेकंड, ये होगा नहीं, क्योंकि ये सेकंड स्टेज है, ये भी किस में आता है, इरिवर्सिबिलिटी हमारा सेकंड स्टेज में है। थर्ड स्टेज में हमारा कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन आएगा। ये क्या है, संरक्षण और कक्षा समावेशन, इसका आंसर क्या है हमारा, सेकंड। सेकंड वन क्या है हमारा, करेक्ट आंसर, सेकंड वन क्या है, करेक्ट आंसर है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन में इंक्लूड करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 10 सेकेंड इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखो प्याजे के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके, प्याजे के रिस्पेक्ट में। ये भी फैक्ट की बात आ गई है, इस क्वेश्चन में क्या है, फैक्ट है, क्योंकि प्याजे की संरचना की बात हो रही है। तो प्याजे ने क्या कहा है, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग प्याजे ने नहीं बोला है। कंडीशनिंग की बात स्किनर करते हैं, यहाँ बात नहीं बनेगी। रेनफोर्समेंट भी स्किनर भी बात करते हैं। ऑब्जर्वेशनल कंडीशनर, तो ये भी बात नहीं बन रही है, ठीक है।
तो क्या है स्कीमा। जो स्कीमा होता है इसमें क्या होता है, नॉलेज क्या है स्टोर होती है। स्कीमा क्या है, नॉलेज का एक ग्रुप है, मतलब आप कह सकते हो मेंटल, ये क्या है मेंटल कंडीशन को शो करता है। किसको शो करता है, मेंटल कंडीशन को क्या शो करता है, स्कीमा। क्या शो करता है, ये स्कीमा शो करता है मेंटल कंडीशन को। तो इसका करेक्ट वन आंसर हमारा क्या है, इसका जो करेक्ट वन आंसर है वो हमारा फर्स्ट है स्कीमा। पियाजे के रिस्पेक्ट में क्या है, स्कीमा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में रीड करेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड करेंगे। साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, असेसमेंट करने का जो जो हम आकलन करते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट्स, क्या हमें उसका रैंक बताना है या उसको उसकी श्रेणी निश्चित करनी है क्या हमें। सेकंड वन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कन्फ्यूज़न अबाउट रिलेटेड कंसेप्ट, ये तो ठीक लग रहा है कि बच्चे को क्या है, हमें उसकी बच्चे की क्लैरिटी में पता होना चाहिए, उसका एकदम क्लियर सेंस कहाँ है और कहाँ कहाँ उसे कन्फ्यूज़न मतलब समस्या हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेबलिंग स्टूडेंट्स एज पर देयर स्कोर, कि हमें बच्चों को स्कोर कर जितने उसके मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से लेबल करना है, तो ये बात भी नहीं बनेगी। फोर्थ वाला पॉइंट, मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड्स, क्या हमें बच्चों को रिपोर्ट कार्ड के हिसाब में जो पास और फेल है उसमें रिपोर्ट कार्ड से मार्किंग करने की मार्किंग कर देंगे तो क्या उसका बात बन जाएगी, तो इसमें भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें बच्चों को मार्किंग करके नहीं पढ़ाना है। हमें क्या करना है, समावेशी शिक्षा के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, आगे बताना है कैसे पढ़ सकते हैं। हमें उनको क्रिएटिव बनाना है। कैसे बनाना है हमें बच्चों को बनाना है क्रिएटिव। ठीक है, बच्चों को हमें क्रिएटिव बनाना है। वहाँ पे वो क्वेश्चन, जहाँ पे वो क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हों, क्वेश्चन पूछ सकते हों, वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट, तो क्या हम रिपोर्ट कार्ड में अगर पास और फेल इंडिकेट कर देंगे तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा असेसमेंट जो आकलन करेंगे, तो नहीं होगा, फोर्थ वाला भी नहीं होगा। तो फिर हमारा ऑप्शन क्या है, तो इसका सेकंड वन ही हमारा एकदम सुटेबल ऑप्शन है। इन ऑप्शंस के हिसाब से क्या है कि हमें पहले क्या करना है कि बच्चों में क्लैरिटी आ गई है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी, किस किस मतलब कहाँ कहाँ एकदम उसका क्लियर हो चुका है कंसेप्ट और कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, ये हमारा क्या आकलन करने का मेन मकसद है। ठीक है, तो यही हमारा सेकंड ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट वन आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आप हर क्वेश्चन रीड करना है, तो 20 सेकंड इनफ, हर ऑप्शन सॉरी रीड करेंगे हम इसके, तो 20 सेकंड इनफ रहेगा इसके लिए। अब जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है समझें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज़ करेक्ट, तो हमें क्या है इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बुद्धि, बुद्धि के बारे में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पहला इंटेलिजेंस इज़ फिक्स्ड एबिलिटी। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड की बात आ गई है। ये फिक्स जो होता है ना, ये देखो निश्चित, ये वर्ड जो है, तो ये क्या है फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम क्रिएटिव कर रहे हैं, हम क्वेश्चन, हम वेज डिफरेंट वेज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे कि हम ऐसे भी करेंगे तो भी हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिक्स कंडीशन में पहला ऑप्शन नहीं बन रहा है। सेकंड देखें आप, इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब बताओ आप स्टैंडर्डाइज टेस्ट से एक्यूरेटली मेजर करेंगे आप इंटेलिजेंस को, तो इंटेलिजेंस कभी भी एक्यूरेटली मेजर हो ही नहीं सकती, ये भी फिक्स्ड वाली कंडीशन ही हो गई है, तो ये बात भी नहीं बनेगी। ठीक है, आप तोल रहे हैं, कहने का मतलब माप रहे हैं, तो बात नहीं बन रही है। थर्ड, इंटेलिजेंस इज़ अ यूनिटरी फैक्टर, क्या है सिर्फ एक ही फैक्टर है, मतलब एक ही इसका आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन बनेगा, एक ही करेक्ट आंसर होगा, नहीं, यूनिटरी की बात नहीं करेंगे हम, तो एकात्मक कारक नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी बात नहीं बनेगी। अब हमारा वैसे भी एक ही ऑप्शन बचा है, वही करेक्ट और, लेकिन हम उसको समझेंगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है। इंटेलिजेंस इज़ मल्टी डायमेंशनल, तो आपको इसको नोट कर लेना अपनी, जहाँ पे भी अगर आप नोट्स बना रहे हो, तो इंटेलिजेंस क्या है मल्टी डायमेंशनल है और कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़, मतलब उसको क्या है जितनी भी उसकी जटिल योग्यताएँ हैं, ठीक है, और मल्टी डायमेंशनल होगा, बहुआयामी है, तरह तरह से हम विचार कर सकते हैं किसी भी मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हम तरह तरह के क्या सॉल्यूशन ढूंढेंगे।
ठीक है, तो इसका मैनी सॉल्यूशन है। तो इसका करेक्ट आंसर वन क्या हो गया तुम्हारा? फोर्थ वन है। इंटेलिजेंस क्या है? मल्टी डायमेंशनल। फोर्थ वन क्या है ये? इंटेलिजेंस क्या है हमारा? मल्टी डायमेंशनल है फोर्थ। समझ में आ गया आपको? मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। फोर्थ ऑप्शन देख रहे होंगे। और क्या है? कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ होती है। इसमें बच्चा क्या क्रिएटिविटी की तरह क्रिएटिव होगा। क्या होगा? क्रिएटिव होगा। क्या होगा? क्रिएटिव। बच्चा क्या होगा? क्रिएटिव होगा, आगे बढ़ेगा और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए 10 सेकेंड आप रीड करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। क्योंकि हमें एक हैबिट तो डालनी पड़ेगी, मतलब रीड करने की। हमें जल्दी से रीड करना है, वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। सीडीपी में क्या है, लंबे लंबे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हमें तुरंत जल्दी से रीड करना है। और हमें उसके बाद क्या है, फिर जो ऑप्शन भी चूज़ करना है वो एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि फिर क्या है, जैसे मानते हैं कि सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या है? सीटेट में नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन हमें अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? एक्यूरेसी पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलो हम कुछ, मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, अब हम पढ़ते हैं। रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन। ठीक है, रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब उसमें ये वो, इसमें देखो पहले ये इंग्लिश में पढ़ लिया हमने, हिंदी में देखो आप। रूही हमेशा समस्या से एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। ठीक है, ओरिजिनल मतलब। रूही किन गुणों को प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, अब देखो ऐसे समझो आप कि रूही ने क्या किया, मल्टीपल की बात हो रही, तो मल्टीपल मतलब क्या होगा, जो हमने पीछे ही भी रीड किया हमने। मल्टीपल क्या होगा, हमारी जो इंटेलिजेंस क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल की तरह ही जो रूही है मतलब सोच रही है। अब इसमें देखो रिजिड, रिजिड मतलब क्या है, एक कठोर टाइप में, मतलब एक फिक्स है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे भी नहीं बनने वाला है। पहली चीज़, ईगो सेंट्रिक, अंदर ही सोचेगी कि नहीं, वो तो बाहर भी विचार कर रही है, तो ये भी बात नहीं बननी है हमारी। ठीक, अब क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो कन्वर्जेंट होता है ना, जो अभिसारिक विचारिक होता है, वो क्या होता है, एक पॉइंट तक फिक्स हो जाता है। अगर एक ही है, अगर उसको फिक्स हो गया कि यही सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, मल्टीपल सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो हमारा सेकंड वन भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? फर्स्ट वन। क्या है? सृजनात्मक विचार। क्या है? सृजनात्मक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट वन होगा, क्रिएटिव थिंकर। जो रूही है वो कैसे क्रिएटिव थिंकर है, क्योंकि वो मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढ रही है, और कई उसने ऐसे सॉल्यूशन भी ढूंढे हैं जो ऑलरेडी ओरिजिनल सॉल्यूशन एक गिवन दे रखा होगा, उसकी तरह मैच भी करेगा उसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? क्रिएटिव थिंकर। क्या होगा? क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक। पहला ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला ऑप्शन? जहाँ तक मुझे समझ में आ गया होगा, आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी आपको 20 सेकंड है। 20 सेकंड है, आप सभी लोग जल्दी से इसे रीड करें, फिर मैं भी रीड करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या नहीं किया गया है। ठीक है, आप लोग अपना रीड करते रहें, मैं भी आपको समझा रहा हूँ। पहले देखो इंग्लिश में लिखा है, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डेप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड। अगर मान लो इसमें बोला है सिचुएशन ऑफ लेस इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, कम विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया, क्योंकि वो क्या है, मतलब डेप्राइव्ड मतलब थोड़े कैसे है, मतलब जिनको भयभीत होते हों, थोड़ी मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, है ना। तो मतलब डेप्राइव्ड क्या होता है, कम, मतलब जैसे वंचित ही है ना, तो वंचित इसका अर्थ हो गया हिंदी में कि वंचित समूह से बिलोंग करते हैं। तो इसका कारण, तो टीचर क्या करेगी ताकि उसका भाग ज़्यादा, जो बच्चे वंचित बच्चे हैं जो डर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मतलब मोर पार्टिसिपेशन हो सके। तो हिंदी में देखेंगे क्या बोल रहे हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक क्या करेगा ताकि क्या है, उनका मोर पार्टिसिपेशन, जो ये लेस है ना, इसको क्या हो जाए, मोर पार्टिसिपेशन में कन्वर्ट हो जाए। किसमें? मोर, मतलब ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें और उन्हें भी ये फील हो कि हम भी क्रिएटिव हैं। उनके अंदर क्या है, डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं आना चाहिए। उन्हें क्या है, आगे बढ़ने के लिए एक जुनून होना चाहिए, मोटिवेट होने चाहिए वो अपने आप से भी। कैसे मोटिवेट होंगे? जब वो इंट्रिंसिक मोटिवेट होंगे, अपने आप से ही मोटिवेट होंगे। कैसे होंगे? इंट्रिंसिक मोटिवेट। ठीक है, तो अब इसके लिए इन्होंने ऑप्शंस बोला है, हमें बेस्ट ऑप्शन सुनना है कि आखिर टीचर करेगा क्या। पहला बोला है, आस्क द चिल्ड्रन टू विड्रॉ फ्रॉम स्कूल। क्या
बच्चे से कहा जाए कि तुम स्कूल छोड़ दो विद्यालय छोड़ने के लिए, तो विद्यालय क्यों छोड़ेगा वो बच्चा? वो आया इसलिए कि ताकि वो मतलब क्रिएटिव बन के जाए। अकेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़, क्या वो अकेप्ट कर लेगा? नहीं। ऐसी स्थिति क्यों स्वीकार करेगा वो? ऐसी स्थिति नहीं स्वीकार करेगा, वो बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसी स्थिति को स्वीकार करना भी नहीं चाहिए और किसी बच्चे को ऐसा। लोअर हर एक्सपेक्टेशन, लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम। अब एक्सपेक्टेशन की क्या ज़रूरत है? टीचर तो अपना काम करने आया कि हर बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, तो है एक्सपेक्टेशन, टीचर को एक्सपेक्टेशन किसी भी विद्यार्थी से रखनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई अपेक्षा का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या? रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये सही है। फोर्थ वन जो उन्होंने कहा है, क्या कहा है? फोर्थ वन ये कह रहा है कि रिफ्लेक्ट ऑन हर ऑन टीचिंग, तो उनके उसको समझाएं, उसको तरीका बताएं, हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे हम इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या है, जब उसे एक बार आपने कुछ समझाया उसको, मतलब पेडागोजी की तरह, कोई आपने टीचिंग की तरह इसको एक मेथड समझाया, उसने बच्चे ने ग्रहण कर लिया, फिर उस बच्चे ने कहाँ गलती कर ली है उसको इम्प्रूव करके उस बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ वन। क्या होगा? फोर्थ वन। हिंदी में देखो क्या लिखा है, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ठीक है, तो टीचर भी कैसा हो जाएगा कि टीचर फिर कैसा बनेगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह काम करेगा और बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा और बच्चों को भी मौका देगा क्लास के अंदर कि आपको कैसे क्रिएटिव बनना है, कैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग करना है। यहाँ पे कोई हेजिटेशन का कोई वर्क नहीं है, क्योंकि सभी क्या है, सारे बच्चे क्या हैं? इक्वल। क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सब बच्चे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं और सब क्या है? बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 सेकेंड आई थिंक इनफ होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्या है? समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। आ टीचर डेस्ट इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। ठीक है, एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, एक अगर मान के चलो एक इंक्लूसिव क्लासरूम है तो टीचर को टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कैसे प्लान बनाएगा वो? तो पहला क्या है? शुड नॉट प्रिपेयर। अच्छा, वो खुद ही प्रिपेयर नहीं होगा, तैयार नहीं करना करना चाहिए, शुड नॉट प्रिपेयर। तो भाई टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन अगर दे रहा है तो बच्चे को, तो भाई बात तो नॉट, ये तो भाई नेगेटिव सेंस की बात हो रही है भाई कि शुड नॉट प्रिपेयर। तो भाई टीचर को तो प्रिपेयर होना ही पड़ेगा ना इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, क्योंकि भाई उसे डाइवर्जेंट थिंकिंग की तरह बच्चों को वर्क कराना पड़ेगा, उससे मल्टीपल ऑप्शंस देने पड़ेंगे, मल्टीपल तरीके बताने पड़ेंगे और हर बच्चे को अलग अलग मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों के क्वेश्चंस भी लो, बच्चों को समझाने की और कोशिश करो ताकि बच्चे का माइंड कैसा हो जाए? क्रिएटिव बन जाए। ठीक है ना। शुड ओकेजनली प्रिपेयर, इंक्लूसिव क्लासरूम के कभी कभार करनी चाहिए, तो कभी कभी का कोई मतलब ही नहीं है। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, हाँ एक्टिव की बात आई है, प्रिपेयर ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं। सेकंड देखते लो, डिस्करेज। डिस्करेज मतलब क्या हुआ? ये अतोत्साहित। अतोत्साहित क्या? उसको गिराना है क्या? उसको मतलब डरा के रखना है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड वन क्या करेंगे हम? एक्टिवली ही पार्टिसिपेट, उसे पैसिव नहीं होना है। जो भी बच्चा होगा, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है जिसमें हम क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली बच्चे को क्या है? प्रिपेयर कराना है। तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो बच्चे जो इंक्लूसिव क्लासरूम होगी उसमें कैसा वर्क होगा? चाहे चाहे टीचर हो और चाहे क्या है? विद्यार्थी हो। तो उसमें जितने भी छात्र छात्राएं होंगे और जो टीचर होगा सबको क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब सक्रिय रूप से भाग लेंगे, ताकि उनकी जो क्लास है क्या इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी और एकदम बढ़िया काम होगा, जिसमें मेथड नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन निकलेंगे। किसमें क्या निकलेंगे हमारे? नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये भी फैक्ट क्वेश्चन है। इसका आपका डायरेक्ट आंसर आपको पता होगा तो आप 10 सेकंड के अंदर कर लेंगे, लेकिन मैं इसके लिए आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये, आप देखते हैं कौन कितने जल्दी से कर पाता है कि नहीं कर पाता। तब तक मैं ऑप्शन भी रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड। अच्छा, इसमें आपको, इसमें क्या बोला है? इसमें ये बोला हुआ है, इसमें बोला है पठन वैफल्य बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है। ठीक है, तो
अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर है क्या, न्यून अवधान विकार है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग है क्या, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता है, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली या इनएबिलिटी या वो पढ़ नहीं सकता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। फोर्थ ऑप्शन है एंगेजिंग इन रेपिटिव लोकोमोटर एक्शन, एक ही, हिंदी में देखो क्या लिखा है फोर्थ में, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। तो देखो अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर ये होता नहीं है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया एक आप मान के चल डिसेबिलिटी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, और लोकोमोटर की बात बनेगी नहीं। तो ये क्या है, क्योंकि लोकोमोटर जो होता है रिपीटिव लोकोमोटर, तो बच्चा क्या है, अगर कोई कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों से मतलब अपने मतलब चल रहा है, धीरे धीरे वर्क कर रहा है, लोकोमोटिव बच्चे जब खेल रहे हैं छोटे छोटे मतलब खिलौनों से या कुछ, तो इसे ये नहीं है। ये जो डिसलेक्सिया है आपका, ये लिंक होता है, वो बच्चा ढंग से रीड नहीं कर पाता है, रीड फ्लुएंटली, तो इनएबिलिटी, तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, क्योंकि उसे वो क्या ढंग से रीड नहीं कर पाता है, तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, वो धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, तो इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, तो वो क्या ढंग से रीड मतलब सही तरीके से रीड नहीं कर पाता है, मतलब उसे पढ़ने में दिक्कत होती है, गलत शब्द पढ़ देता है या शब्दों को इधर उधर कर देता है, तो उसमें समस्या आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड वन क्या है, हिंदी में लिखा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, और थर्ड वन इज इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन हुए हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आपको मेरे से पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये जो बेल बटन होता है इसको आप टच करें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब, और साथ में सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसका एक प्रॉफिट ये भी है कि आपको जो नोटिफिकेशन आएगा, जो नोटिफिकेशन रहेगा मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, तो वो नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आपके पास वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको CDP में अगर आपको 25 प्लस मार्क्स चाहिए, अगर आपको 25 प्लस, तो आप मेरे से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि 25 इसलिए कह रहे हैं कि कई बच्चों के 30 भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 25 प्लस तो आपको आराम से आ जाएंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UP टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप UP टेट की तैयारी करें, UP टेट, और UP टेट को आपको पता ही है कि UP टेट का एग्ज़ाम आपको पता है कि जनवरी में है, 2026 कब है, जनवरी 2026 को UP टेट का आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, जनवरी में, और CTET भी आपका कमिंग सून, बहुत जल्दी आने वाला है, CTET आपका बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए आप अगर बेहतर और मजबूत तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।